आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 33 एक आने वाली आपदा। वाइस एडमिरल ने सैनिकों की सभा को तितर बितर कर दिया और इस मामले पर चर्चा जारी रखने के लिए मुझे अपने कार्यालय में वापस ले गए। आंद्रेई निकोलेव साम्राज्य के एडमिरलों में से एक के पुत्र थे। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था और सत्ता में रैंक एक के करीब था। उसके पास 2 रैंक के कौशल था और उसे योग्य होने और रैंक एक के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए सिर्फ एक और की आवश्यकता थी। इसलिए वह दुनिया की शिखर शक्तियों में से एक बनने के लिए जो टिकट प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था, वह किसी और को दिया गया था और अब वह इसे वापस पाने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग कर रहा था। मुझे लड़ने और यहाँ तक कि लड़के को बाहर निकालने में कोई हिचक नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब ये भी होगा कि जब वह नीचे जाता है तो मुझे उसकी रैंक के कौशल में से एक प्राप्त होता है। लेकिन मैं उसके बाद के परिणामों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। मैंने भौहें चढ़ाते हुए जनरल की ओर देखा, जो सोचने के लिए हर आखिरी मस्तिष्क कोशिका का उपयोग कर रहा था, और पूछा, इस मामले में संभावित परिणाम क्या है कि आंद्रेई निकोलेव कल मर जाता है। जब उसने मुझसे ये सवाल सुना तो उसका सिर ऊपर उठ गया और कहा, एडमिरल चेखव का पूरा क्रोध, जिसके अधीन हजारों सैनिक हैं और वह खुद एक रैंक के हंटर है। मैंने ये सुना और फिर पूछा, या जैसा कि हमें अपनी ताकत का संरक्षण करने और जानवरों के हम पर आने के खतरे के साथ अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, रैन के शिकारियों की ताकत महत्वपूर्ण है और उनके बीच टकराव नहीं हो सकता है। मैंने ये सुनते हुए अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर यह कोई समस्या नहीं है। जब तक मेरे पास रैंके को टक्कर देने वाली शक्ति है, मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का ख्याल रख सकता हूँ। मैंने अपने सामने वाइस एडमिरल की ओर देखा, क्योंकि जब उसने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह जवाब देने से पहले सोचने लगा, अगर ऐसा है तो एक और कॉल है जो मैं कर सकता हूं, जो कल होने वाले पतन को संभाल सकता है। चर्चा समाप्त होने के बाद मैं आंद्रेई निकोलेव के बारे में अधिक जानकारी वाली एक फाइल लेकर कार्यालय से निकला और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। इस बार मेरे पास खाने के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे आज सीखे गए कौशलों को समझने और कल के लिए तैयारी करने पर ध्यान देना था। मुझे इस बात का डर नहीं था कि एडमिरल के बेटे की मृत्यु होने पर क्या होगा। यह विचार मेरे मन में आया और मुझे एहसास हुआ कि इतने कम समय में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। एडमिरल साम्राज्य में सर्वोच्च पद पर थे और अब मैं ऐसी स्थिति में था जहां मुझे जल्द ही किसी एडमिरल का सामना करना पड़ सकता था। मेज पर रखे बेहतरीन भोजन का आनंद लेते हुए मैं मन ही मन आने वाली लड़ाई की तैयारियों का विश्लेषण कर रहा था। अत्यधिक ऊर्जा खपत करने वाली लेकिन क्षणिक रूप से शक्ति में जबरदस्त वृद्धि देने वाली क्षमताओं को लगातार सक्रिय रखने के कारण मेरे गुण पहले से ही ए श्रेणी के मानदंडों को पूरा करते थे। यह उन सभी कौशलों का उल्लेख नहीं था जिन्होंने मेरी समग्र रक्षा, गति, कास्टिंग और हमले की गति, चोरी और समग्र क्षति को भारी प्रतिशत तक बढ़ाया। आर्कनिस्ट के सुरक्षा क्षेत्र और हाल ही में अधिग्रहित गोल्डन हेलो जैसे सक्रिय रक्षा कौशल के शीर्ष पर स्तरित इन कौशलों ने मुझे एहसास कराया कि मैं वर्तमान में कितना मजबूत था। भले ही कुछ भी परीक्षण नहीं किया गया था, मुझे संदेह है कि एक रैंक भी मेरे बचाव के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, और शायद मैं एक रैंक के शिकारी के हमलों से घायल हो जाऊंगा। एक वास्तविक रैंक एक शिकारी को गढ़े जाने से पहले 3 रैंक के कौशल होने का वर्गीकरण उस उच्च आसन को संतुष्ट करना था जो रैंक दर्शाता है। केवल उन लोगों को जो वास्तव में मजबूत थे उस रैंक में माना जा सकता था, और 3 रैंक के कौशल का उपयोग करने की बहुमुखी प्रतिभा ने इसकी पुष्टि की। मेरे दिमाग में इस पूरे मामले के अंत को लेकर कई तरह की योजनाएं बनती रहीं और जल्द ही मुझे इतना आत्मविश्वास आ गया कि मैं आने वाले कुछ दिनों में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकूं। हालांकि मैं इसके लिए अपनी नींद कुर्बान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने रेशमी चादरों में खुद को लपेटकर सो गया। साम्राज्य के ऊपर आकाश में सुनहरे बालों वाली एक आकर्षक महिला एक विशाल उड़ने वाले जानवर के ऊपर आराम से लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर मोहक मुस्कान थी और उसके होठों से मीठे शब्द निकल रहे थे। छोटा मैग्नार एक उभरते हुए शिकारी के लिए अपना एक एहसान चुका रहा है। तुम कौन हो जो साम्राज्य के कुछ समझदार पुरुषों में से एक का ध्यान आकर्षित कर सको? वह एक अनुभवी रैंक के शिकारी थी जो मशहूर स्टील मिखाइल से ठीक नीचे थी। उसके लहराते सुनहरे बाल और जिस विशालकाय जानवर पर वह उड़ती थी, वह जहां भी जाती हंगामा मचा देता था। अब वह स्टार सिटी की ओर जा रही थी। अगले दिन सुबह स्टार सिटी में ये खबर फैल चुकी थी कि दिन के समय कोलिजियम में एक मुख्य डेथ मैच होने वाला है। इसमें भाग लेने वाले दोनों हंटर्स के पास रैंक की स्किल्स थीं, जिससे वे रैंक के हंटर बनने के बेहद करीब थे। जो भी इससे जीवित बचेगा वह संभवतः स्टार सिटी में प्रकट होने वाला नवजात रैंक के हंटर होगा।
माहौल बेहद रोमांचक था क्योंकि कुछ ही घंटों में सारी सीटें बुक हो चुकी थीं और कोलिजियम खचाखच भर गया था। जो लोग मैच नहीं देख पाए, उन्हें टीवी चालू करके कमेंटेटरों द्वारा मुख्य मुकाबले में भिड़ने वाले दो खिलाड़ियों के बारे में दी जा रही टिप्पणियों को देखना पड़ा। एक था साम्राज्य का जाना माना शिकारी, जो उसके एक एडमिरल का बेटा था, और एक ऐसा माहिर शिकारी जिसे जल्द ही रैंके का खिताब मिलने वाला था, आंद्रेई निकोलेव। दूसरा था नोआ ओसिमोंट, एक उभरता हुआ नौसिखिया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जो हाल ही में रैंकबी के अन्य शिकारियों के खिलाफ एक फ्री फॉर ऑल मैच जीतकर चर्चा में आया था। नई जानकारी मिली है कि यह किरदार अकेले ही रैंकबी के कालकोठरियों में उतरकर उन्हें पूरा कर सकता है, लेकिन इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है। कुछ दोस्त खचाखच भरे स्टेडियम का लाइव प्रसारण देख रहे थे और कमेंटेटरों की कमेंट्री सुन रहे थे, तभी उनमें से एक ने उभरे भाव से बात की। तुम लोग इस मैच को रोमांचक क्यों मान रहे हो? ये तो साफ तौर पर शीर्ष पर बैठे उन कमीनों का एक और शक्ति प्रदर्शन है, जो उभरते हुए शिकारी को धमकाकर अपना काम निकलवाना चाहते हैं। दोस्त #1, अरे तुमने कल का फ्री फॉर ऑल मैच नहीं देखा? उस नए खिलाड़ी ने गोल्डन टैंक और फ्लेमिंग विच को ऐसे उड़ा दिया जैसे कुछ था ही नहीं। दोस्त #2, हाँ, कोई भी तरह से कोई भी आंद्रेई पर एक बाल भी नहीं छुएगा। हम आज एक और खूनी लड़ाई देखने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वह काफी लंबे समय तक चलेगा और मैच छोटा न हो। मित्र #3, ऊब चुके दोस्त ने ये सुनकर निराशा से अपना सिर हिलायो, ये सोचते हुए कि सर्वनाश के आगमन के बाद से कुछ भी नहीं बदला है। 12 लड़ाई कुछ ही घंटों में होने वाली थी। इस आसन मैच के साम्राज्य के आसपास के आंकड़ों को सतर्क कर दिया गया था। कुछ ने परवाह नहीं की, अन्य एक संभावित रैंक के नुकसान पर नाराज थे, एक शिकारी जो बिना किसी कारण के हो रहा होगा। अन्य लोग बस ये देखने के लिए सावधानी से इंतजार कर रहे थे कि इस लड़ाई से क्या नई लहरें बनेंगी। एपिसोड 34 ताकत का प्रदर्शन। अगले दिन की सुबह वाइस एडमिरल मैग्नार ने मुझे कोलिजियम तक ले जाने के लिए एक पूरी रेजिमेंट को एक साथ रखा था। ये सुरक्षा के लिए उतना नहीं था जितना कि समर्थन का प्रदर्शन, जितना कि हम सैन्य क्षेत्र से भव्य एम्फीथिएटर की ओर बढ़े। मैग्नार जो समर्थन दिखा रहा था, उससे मैं प्रभावित हुआ, चाहे वह विशुद्ध रूप से एक व्यक्ति के रूप में उससे आ रहा हो या क्योंकि वह जानता था कि इस परीक्षा के पारित होने के बाद मैं उन्हें और भी अधिक वापस दूंगा। सड़कें सामान्य से अधिक व्यस्त थीं और उनके माध्यम से लुढ़कने वाले सैन्य ट्रकों ने इसमें कोई मदद नहीं की। हम कोलिजियम में पहुंचे, जो एक दिन पहले की तुलना में असंभव रूप से और भी जोर से लग रहा था, जिसमें लोग अंदर जाने के लिए चिल्ला रहे थे और शिकारी लगभग अभिभूत हो गए थे। रेजिमेंट के अधिकांश सदस्य बाहर तैनात थे, जबकि मैं, कुछ प्रमुख हस्तियां और मैग्नार एक अन्य दरवाजे से एक विशाल कमरे में गए जो नीचे के क्षेत्र को देखता था। फिलहाल एक लड़ाई चल रही थी जिसमें रैंक सी के दो शिकारी रैंक बी के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक टीम के रूप में लड़ रहे थे, और उनकी टीम वर्क की बदौलत लड़ाई काफी अच्छी चल रही थी। आज स्टेडियम में मौजूद भारी भीड़ में से कई लोग प्रारंभिक मुकाबलों के समाप्त होने और मुख्य कार्यक्रम के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए पेय पदार्थ और भोजन तुरंत परोसे गए। मैग्नार और मैं आज जिस शिकारी का सामना करने वाले थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उसके पास रैंक ए की 2 क्षमताएं थीं। उनमें से एक रक्षात्मक क्षमता थी जो सक्रिय होने पर उसे लगभग हर तरह के हमले से बचा लेती थी, लेकिन ये क्षमता केवल 1 मिनट तक ही रहती थी और उसे दोबारा सक्रिय करने से पहले 10 मिनट और इंतजार करना पड़ता था। दूसरी एक रैंक ए स्किल थी जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसी अटैक स्किल थी जिसमें बहुत ज्यादा मैना खर्च होती थी और काफी नुकसान पहुंचाती थी। ये सब जानने के बाद भी मुझे ज्यादा चिंता नहीं थी। मैं जरूर सावधान रहूंगा और देखूंगा कि वह क्या करता है, लेकिन मुझे अपनी कई स्किल्स पर इतना भरोसा था और इस बात पर भी कि मेरी कुछ स्किल्स की वजह से मेरे गुण उससे कहीं ज्यादा होंगे। मुझे बस रैंक ए स्किल के इस्तेमाल को लेकर थोड़ी चिंता थी, क्योंकि ये स्किल्स कोई मामूली चीज नहीं है। मेरे बढ़े हुए डिफेंस और स्किल्स को देखते हुए मेरा अनुमान था कि रैंक ए की आक्रामक स्किल से मुझे ज्यादा से ज्यादा चोट ही लगेगी। अगर मुझे सीधे तौर पर उस स्किल से नुकसान होता तो मैं रीजनरेशन स्किल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखता। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, एक मैच खत्म होते ही दूसरा शुरू होता था। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती थी और हम आरक्षित जगह पर बैठकर खाने का आनंद ले रहे थे। मैग्नार के चेहरे पर चिंता के भाव बने हुए थे और वह बार बार आसमान की ओर देख रहा था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। कोलिजियम में उद्घोषक की आवाज गूंजते ही दर्शकों की जयकार अपने चरम पर पहुंच गई। स्टार सिटी के लोगों, क्या आप अपने जीवन के सबसे बड़े मैच के लिए तैयार हैं? उद्घोषक की आवाज भीड़ के शोर में दब गई जैसे ही उसने अपना शब्द समाप्त किया। हाँ, उद्घोषक ने शांत स्वर में बोलना जारी रखा।
तो बिना किसी देरी के मैं आपको इस डेथ मैच के प्रतियोगियों से मिलवाता हूं। आंद्रेई निकोलेव और नोआ ओस्मोट। स्टेडियम में एक तगड़े आदमी के कूदते ही दर्शकों की तालियां गूंजने लगीं। उसके चेहरे पर भावहीनता छाई हुई थी। उसका शरीर बैंगनी रंग के चोगे से लिपटा हुआ था और उसने अपने दाहिने हाथ में एक जमी हुई छड़ी पकड़ रखी थी। यह आंद्रे निकोलेव था, वह पहला बेहद निर्मित जादूगर था जिसे मैंने देखा था, जो आगे देखने वाली एक प्रभावशाली टकटकी के साथ वहां खड़ा था। मैं अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे अखाड़े की ओर नीचे चला गया। अखाड़े के फर्श से 2 मीटर की दूरी पर थोड़ा ऊपर उठते हुए मैंने आंद्रेई की ओर देखा। ये देखते ही उसकी प्रभावशाली निगाहें भयंकर हो गईं और मैं उस पोडियम की ओर उड़ते हुए हंस पड़ा जहां उद्घोषक था। ये देखते ही भीड़ पहले से ही अपने चरम पर चिल्ला रही थी। मेरी आवाज उद्घोषक की ओर जोर से और स्पष्ट रूप से बज रही थी। मैं गवाह के रूप में सभी के साथ कुछ पुष्टि करना चाहता हूं, डेथ मैच का परिणाम क्या होता है। उद्घोषक ने ये सुना और उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। उसकी आवाज एक बार फिर कोलिजियम के माध्यम से बज रही थी। मैच मौत में समाप्त होता है। मृत्यु के साथ झगड़ा खत्म हो गया है और दूसरे पक्ष की संपत्ति सब आपकी है। हाँ, उद्घोषक के ये कहते ही भीड़ चीखती रही। मैंने अपना सिर हिलाया और अखाड़े के फर्श पर उतरा। मेरे सामने खड़े क्रोधित जादूगर को देख रहा था जो मेरा चेहरा फाड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मैच स्टार्ट। लड़ाई चीयर्स के साथ शुरू हुई क्योंकि आंद्रेई पहले आगे बढ़े, अपने कर्मचारियों को मेरी ओर इशारा करते हुए और एक कौशल कास्ट करते हुए 5 कताए अंधेरे गोले का गठन किया जो मेरी ओर उड़ गए। मैंने अपने पीछे आने वाली गेंदों से बचने के लिए उड़ान का इस्तेमाल किया। मेरी गति इतनी तेज थी कि वे मेरे द्वारा सीटी बजाकर ऊंची दीवारों पर टकरा गए, अंधेरे के द्रव्यमान में विस्फोट हो गए। मैं उस लड़के का परीक्षण करना चाहता था क्योंकि मैंने अपने नए प्राप्त डूम बोल्ट को कास्ट किया था। लाल बिजली की एक बड़ी लकीर तेजी से बनी और आंद्रेई की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसकी अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई क्योंकि उसका शरीर हवा के तत्वों से ढका हुआ था और वह तेजी से अपने स्थान से गायब हो गया। यही नहीं, बिजली का बोल्ट असामान्य रूप से शक्तिशाली था क्योंकि इसने अखाड़े के मैदान को अलग कर दिया था। यह एक रैंक बी कौशल था जिसे कई सक्रिय समर्थन कौशल द्वारा बढ़ाया गया था। इसकी शक्ति और अधिक भयानक होती जा रही थी। आंद्रेई अखाड़े में एक अन्य स्थान पर दिखाई दिया। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर हो गया क्योंकि उसने मेरी ओर देखा। मैंने वापस घूरते हुए कहा, अब डरो मत, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। मैं इस आदमी को जितना हो सके उतना क्रोधित करना चाहता था। वह जितना गुस्सा करता था, वह उतनी ही अधिक गलतियां करता था और उतना ही आसान मैं उसे नीचे ले जा सकता था। मुख्य चुनौती ये थी कि उसके गिरने के बाद क्या होगा। उसका गंभीर चेहरा लाल हो गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है। मैं इस पर मुस्कुराया और उसकी ओर एक लघु बवंडर डाला, जबकि एक बार फिर उस पर उतरने के लिए डूम बोल्ट भी डाला। उसने इन घातक कौशलों को अपनी ओर आते देखा क्योंकि उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। उसकी त्वचा तेजी से एक मूर्ति के समान रंग और चमक को अपना रही थी। रैन के कौशल रीगल आर्मामेंट कास्ट किया गया था। सुनहरी त्वचा प्रकाश में चमक रही थी क्योंकि डूम बोल्ट नीचे गिरा और लघु बवंडर की तेज हवाएं निकट आ गईं। अखाड़े में चीयर्स गूंज उठी क्योंकि ये इंद्रधनुषी रंग अखाड़े के फर्श पर दिखाई दिए। यही नहीं, अखाड़े में एक और जोरदार विस्फोट गूंज उठा और जब धूल साफ हो गई तो एक सुनहरा आदमी अभी भी वहां खड़ा था, अतुलनीय। मैंने इसे देखा और अपना सारा ध्यान तैयार कर लिया। यदि उसने पहले ही अपना रक्षात्मक कौशल डाला है जो केवल 1 मिनट तक रहता है, तो उसे इस 1 मिनट में सबसे घातक हमलों को बाहर निकालने की योजना बनानी चाहिए। मुझे गलत नहीं लग रहा था क्योंकि उसके कर्मचारी धुंधले सफेद चमकने लगे थे और डेंजर सेंस जो थोड़ी देर में सक्रिय नहीं हुआ था, वह मंद बजने लगा।